वेलकम टू एजुकेशन नेट प्रेप। आज हम लोग इम्पोर्टेंट PYQs और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए कि हम लोग इस बार का JRF क्रैक कर सकें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन? ऑप्शन ए सर्वे, बी केस स्टडी, सी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और डी कोरिलेशनल स्टडी। तो जैसे ऑप्शंस देख के हमें इतना आइडिया लग रहा है कि जो ऑप्शन ए है सर्वे, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और कोरिलेशनल स्टडी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। तो जो केस स्टडी है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो केस स्टडी इन डेप्थ में एक्सप्लोरेशन, इन डेप्थ स्टडी करती है इंडिविजुअल इवेंट या ग्रुप का, उनके बारे में डिटेल इंसाइट्स जानने के लिए। और जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस होती है। तो सर्वे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और कोरिलेशनल स्टडी उसके पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन बी केस स्टडी इसका आंसर होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन रिसर्च द टर्म reliability refers to A. Consistency of measurement, B. Accuracy of measurement, C. Ability to generalize result, D. Measurement of variables। तो रिलायबिलिटी रिफर्स करता है कि कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, सेम कंडीशन के अंडर सेम रिजल्ट वो लगातार प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि स्टेबल और डिपेंडेबल रहे वो एक लगातार समय तक। तो एक्यूरेसी तो वैलिडिटी जानने के लिए होता है, जनरलाइज रिजल्ट के लिए भी नहीं, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स के लिए भी नहीं। तो रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, इसका आंसर होगा ए, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। थर्ड क्वेश्चन। A null hypothesis is generally accepted if the p-value is less than 0.05, accepted if the p-value is greater than 0.05, rejected if the p-value is greater than 0.05, rejected if the p-value is less than 0.05। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो जब वैल्यू पी वैल्यू लेस देन 0.05 होती है तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये दर्शाता है कि वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन इज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, टू जनरलाइज फाइंडिंग्स या टू बिल्ड थ्योरीज। तो एक्शन रिसर्च एक टाइप की प्रैक्टिकल रिसर्च है, कंडक्ट करी जाती है एजुकेटर्स द्वारा, या कि स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्लासरूम में या विद इन स्कूल। तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है एक्शन रिसर्च का। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू पियाजे
The most important cognitive outcome of the sensory motor stage is object permanence, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज ये बर्थ से 2 ईयर्स तक होती है। तो अब 0 to 2 ईयर्स है, तो पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो ही नहीं सकती, तब तक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उतनी बेहतर नहीं होती है और रीजनिंग भी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है या 6 महीने के ऊपर, तो वो यह जानने लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है, फिर भी वह एग्जिस्ट करता है। और शुरू में बच्चा जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, वो सामने ना रहे तो रोने लगता है कि वो नहीं है, पर 6 महीने के बाद वो ये चीज़ जान जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं भी है तो भी वह चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th। Which type of memory is involved in remembering facts and knowledge? Procedural memory, episodic memory, semantic memory की short term memory? तो फैक्ट्स और नॉलेज रिमेंबर तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो होगा नहीं। सिमेंटिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो फैक्ट्स और नॉलेज याद करने में मदद करती है। और एपिसोडिक मेमोरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत होती है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th। वाइगॉस्की emphasized the importance of dash in the cognitive development of children। तो वाइगॉस्की ने सोशल इंटरेक्शन पर फोकस किया था। नेक्स्ट ऑप्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। तो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो जो जेपीडी है इसका कॉन्सेप्ट वाइगॉस्की से रिलेटेड है। ये डिस्क्राइब करता है रेंज ऑफ टास्क जो कि चाइल्ड परफॉर्म कर सकता है इंडिविजुअली या विद द हेल्प ऑफ, क्या कहते हैं, गाइडेंस टाइप की उसको मिले, सपोर्ट है जिसकी मदद से वो ये परफॉर्म कर सकता। Who among the following is associated with concept of basic education? तो ये तो क्वेश्चन हम लोग कई बार किए भी हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक एजुकेशन का, जो एम्फसाइज करता है कि जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल स्किल और मैनुअल लेबर के थ्रू, मतलब इंटीग्रेट वर्क करके थ्रू उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, जॉन डीवीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको आता है, समझ है तो अच्छा, नहीं तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। अब ये देखिए, रोट लर्निंग, क्या कोई रोट लर्निंग को बढ़ावा देगा? नहीं। क्या मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ये दोनों लिंक्ड हो गए कि नहीं? द रोल ऑफ टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, इसको भी बढ़ावा देगा क्या? नहीं। तो जो ऑप्शन आपको एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो लर्निंग बाय डूइंग,
और जॉन डेवी का जो मेन फोकस था वो इसी पे था, लर्निंग बाय डूइंग पे। पॉलो फ्रीजे, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन सजेस्ट, जो पॉलो फ्रीजे का था उनका जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन था वो क्या सजेस्ट करता है, तो पॉलो फ्रीजे की बैंकिंग मॉडल के मुताबिक टीचर्स स्टूडेंट को पैसिव लर्नर्स मानते हैं और उनमें जैसा बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं वैसे ही नॉलेज भरते हैं। तो फ्रीजे ने इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि यह स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर्स के रूप में नहीं प्रेजेंट करता बल्कि सिर्फ उनमें नॉलेज डालने का एक लिमिटेड तरीका है। तो ये टीचर डिपॉजिट नॉलेज इनटू स्टूडेंट, इसका ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th। स्वामी विवेकानंद emphasized which type of education? Physical education, spiritual and holistic education, vocational education, या political education? तो स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअल और होलिस्टिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी थी। उसका इससे एम था कि बेहतर पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी इंडिविजुअल की कैसे बेहतर की जा सके। तो ये उनके इंटेलेक्ट को, उनके स्पिरिट को, उनके फिजिकल स्पिरिचुअल वो सभी को क्या कहते हैं, नर्चर करता। तो उनका एम्फेसिस था स्पिरिचुअल एंड होलिस्टिक एजुकेशन में। तो बी ऑप्शन सही है। द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इन द 21st century classroom is knowledge transmitter, facilitator of learning, authority figure, passive observer। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे कि नेगेटिव टर्म क्या है, पॉजिटिव टर्म क्या है। तो 21st सेंचुरी के हिसाब से टीचर का प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए? क्या नॉलेज ट्रांसमीटर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होना चाहिए? लग तो सही रहा है, इसको साइड में रखते हैं। क्या ऑथोरिटी फिगर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या पैसिव ऑब्जर्वर होना चाहिए? देखो ऑब्जर्वर, पैसिव ऑब्जर्वर तो हम इसको नहीं कहना चाहेंगे कि पैसिव ऑब्जर्वर होना चाहिए, बट फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग ये ऑप्शन करेक्ट है। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो टीचिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो माइक्रो टीचिंग है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज की जाती है या दी जाती है? तो माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि टीचर्स को स्पेसिफिक टीचिंग स्किल प्रैक्टिस कराने के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लोग कराते हैं प्रैक्टिस। तो ये टीचर ट्रेनिंग है, जो टीचर्स ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक इसका ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a method of teacher evaluation? Peer evaluation, student feedback, classroom observation, project based assessment। तो इसमें में से टीचर इवेल्युएशन का कौन सा मेथड नहीं? तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट है वो इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट को उनके प्रोजेक्ट और टास्क के बेस पे, जबकि टीचर इवेलुएशन मेथड्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं पीयर इवेलुएशन
और स्टूडेंट फीडबैक और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को, जबकि ये उनके परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। 16th, reflective teachings help teachers to focus only on content delivery, ki evaluate and improve their teaching practices, ki stick to fixed methodology, ki avoid feedbacks from students। तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर उस तरह से एनालाइज करते हैं जैसे कि हमने ये किया था कि निगेटिव क्वेश्चंस और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के हिसाब से। तो फोकस ओनली ऑन कंटेंट डिलीवरी, अब यहाँ लिखा है ओनली ऑन, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि सिर्फ कंटेंट डिलीवरी पे फोकस होता है रिफ्लेक्टिंग टीचिंग, गलत। स्टिक टू फिक्स मेथोलॉजी, गलत। अवॉइड फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हैं। तो आप इस तरह एलिमिनेट करके भी अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग 17th क्वेश्चन पर आते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एम्फसाइज। तो ऑप्शन ए है वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, की ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है? तो वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग स्ट्रेटजी, तो ये तो स्टेटमेंट ही नेगेटिव है कि एक ही वो क्या कहते हैं सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज पे फिट हो जाए, ये तो संभव नहीं है अगर आप यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं या किसी भी लर्निंग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन, ये रिलेटेबल लग रहा है। सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, सिर्फ यही कर देना नहीं संभव है यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है कि प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18th। इन इंक्लूसिव एजुकेशन individualized education plans are created to standardize learning for all students, tailor education to unique needs of students, option C group students by abilities, option D provide the same curriculum to all students। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्रिएट किया जाता है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से। इंडिविजुअलाइज की बात है तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो ये यूनिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को टेलर करने के लिए ये ऑप्शन भी इसका सही जवाब। अब 19th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इक्विटी, एक्सेस, एक्सक्लूजन, पार्टिसिपेशन। तो जैसे हम लोग अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे कि आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। बात कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन की, इनमें से कौन सा इसका प्रिंसिपल नहीं है? तो इक्विटी तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है। एक्सेस भी, क्या जब इंक्लूजन की बात हो रही है तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो सकता है? तो यही ऑप्शन आपका सही है, एक्सक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट रिफर्स टू स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इंटीग्रेशन of children with disabilities into mainstream schools, की होम स्कूलिंग फॉर ऑल चिल्ड्रन, की सेग्रीगेटेड क्लासरूम। तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट से मतलब है जहाँ कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी से हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन
कोई ऐसा बैरियर ना हो उनके बीच। तो ये इन्वॉल्वमेंट है जब जिस एबिलिटीज़ को मेन स्ट्रीम स्कूल से जोड़ते हैं तब हमें प्रोवाइड होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21। हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन के प्रोपोनेंट थे जे ड्यूलर्स। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल इज जनरली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन आया केस स्टडी, फोकस ग्रुप, नरेटिव इंक्वायरी। तो जैसे कि हमें पता है केस स्टडी एक क्वालिटेटिव रिसर्च टूल है जिस इन डेप्थ स्टडी करता है रिसर्चर पार्टिसिपेंट के इंसाइट्स उनकी डिटेल जानने के लिए। फोकस ग्रुप इसमें भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके डिस्कस करके रिजल्ट पे आते हैं। नरेटिव इंक्वायरी में जो रिस्पोंडेंट है वो रिसर्चर को अपनी कहानी बताता है और फिर उससे वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। पर जो क्वेश्चन आया है ये सर्वे रिसर्च में मेनली इंक्लूड होता है कि आप जब लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को आप जब उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी फाइंडिंग्स पता करना चाहते हैं, तो आप एक क्वेश्चन है प्रिपेयर करते हो, उससे आप जनरलाइज करते हैं। तो ये एक लार्ज ग्रुप स्टडी के लिए यूज होता है। क्वेश्चन आया इसका सही जवाब 23। The Hawthorne effect refers to participants' behavior change due to their awareness of being observed, कि change in experimental conditions, कि the natural variation in data, कि participant reaction to new task। तो हॉथॉर्न इफेक्ट्स रेफर करता है कि पार्टिसिपेंट बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व। का बिहेवियर तब चेंज होता है जब उन्हें ये अवेयरनेस होती है कि वो उन पे नज़र रखी जा रही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आज हम लोग इतने क्वेश्चंस करते हैं, तो अब आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए और इनसे ही क्या कहते हैं, इनके ऑप्शन से भी आप 3-4 चीज़ें समझ सकते हैं। इससे आपके ये 23 क्वेश्चन एक तरीके से 40-45 क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप इन्हें सही से समझिए और अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से भी क्लियरिटी मिलती है। जैसे कि क्वेश्चन आया क्वांटिटेटिव थे, बाकी क्वालिटेटिव थे, तो क्वालिटेटिव वालों का भी आपको आइडिया लगा, तो इससे आपके कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो ये आपको आगे भी फर्दर मदद करता है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर। थैंक यू।